अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें अब तक हमने इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में जो एड्रेसिंग मोड्स यूज़ होते हैं उन एड्रेसिंग मोड्स को हमने काफ़ी डिटेल में देखा। उसके बाद एक x86 और ARM जो इंस्ट्रक्शन सेट हैं उनके लिए हमने काफ़ी डिटेल में तमाम मोड्स को एड्रेसिंग मोड्स को डिस्कस किया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ प्रोसेसर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। जो आपका प्रोसेसर है या सीपीयू है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है इंटरनली, उसमें कौन कौन से रजिस्टर्स यूज़ होते हैं, किस तरीके से एक इंस्ट्रक्शन जो है वो सीपीयू से एग्जीक्यूट होती है, सीपीयू के अंदर फैच होती है, मेमोरी से सीपीयू किस तरह से डील कर रहा होता है, बसेस किस तरह से कनेक्टेड होती हैं, कंट्रोल यूनिट से इसका क्या लिंक होता है, वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे काफ़ी डिटेल के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। इनिशियली जहाँ तक प्रोसेसर की ऑर्गेनाइजेशन की बात है तो प्रोसेसर की ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले है कि प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। पहली रिक्वायरमेंट प्रोसेसर की ये है कि उसको कोई इंस्ट्रक्शन मिले जिस इंस्ट्रक्शन को वो फैच कर सके। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन उसको कहाँ से मिलती है? दैट इंस्ट्रक्शंस कम फ्रॉम मेमोरी, आइदर इट्स फ्रॉम रजिस्टर, कैशे और मेन मेमोरी। ठीक है, जैसे ही इंस्ट्रक्शन उसको मिलती है या वो इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, सेकंड काम है कि वो उसको इंटरप्रेट करे। उस इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करने का क्या मतलब है या डिकोड करने का क्या मतलब है कि उसको पता चले कि उसको क्या एक्शन लेना है। ठीक है, और एक्शन लेने के लिए उसको पता चले कि ऑप कोड उस इंस्ट्रक्शन में क्या है। उसके बाद सेकंड चीज़ वो जो इंस्ट्रक्शन से फैच करेगा या डिकोड करेगा दैट विल बी नंबर ऑफ ऑपरेंड्स और the operand address that is stored somewhere in the memory register or some other memory location। ठीक है, तो in fact second step is interpretation or decoding of your instruction which is given by user के सीपीयू उसको डिकोड करता है और पता चलता है सीपीयू को कि ये इंस्ट्रक्शन के ऊपर मैंने काम क्या करना है और जिस डाटा पे काम करना है उसका एड्रेस क्या है। उसके बाद थर्ड थिंग इज़ फैच डाटा, कि उस डाटा को वो एक्सट्रैक्ट करे उस मेमोरी लोकेशन से, उस एड्रेस से जो उसको इंस्ट्रक्शन सेट में गिवन है। उसके बाद फिर वो उसके ऊपर प्रोसेस करे। फैच करने के बाद प्रोसेस करने के बाद उस डाटा के रिज़ल्ट्स को दोबारा से राइट कर दे, या तो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को भेज दे या फिर उन्हें अगर मेमोरी के अंदर किसी रजिस्टर के अंदर स्टोर करवाना है तो उस जगह पे उसको राइट कर दे। ठीक है, तो ये सिंपल एक प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट है कि वो इंस्ट्रक्शन उसको दी जाए, उस इंस्ट्रक्शन को वो डिकोड करे, उस डिकोडिंग में जो ऑपरेशन करना है उसका पता चले, उसके बाद जहाँ से उस ऑपरेशन के लिए डाटा उठाना है वहाँ का एड्रेस गिवन हो, उसको अंडरस्टैंड करे, फिर उस जगह से डाटा को फैच करे, उसके बाद फिर उसके ऊपर ऑपरेट करे, ऑपरेट करने के बाद रिजल्ट्स को उसी एड्रेस के ऊपर कैलकुलेट करने के बाद एड्रेस उसी एड्रेस के ऊपर राइट कर दे। तो ये सिंपल एक ऑर्गेनाइजेशन है प्रोसेसर की। इसमें अगर सीपीयू को एज ए होल सिस्टम आप स्टडी करना चाहते हैं तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनती है कि एक आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है जिसको आप एएलयू बोलते हो, और दूसरा आपका कंट्रोल यूनिट होता है जो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है आपके सिस्टम को, और थर्ड थिंग इज़ द रजिस्टर्स जो इसके अंदर होती हैं। ये तीन चीज़ें बेसिकली एएलयू का पार्ट होती हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स। ठीक है, इसके बाद अब जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इसने बाहर करनी होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द बसेस। ठीक है, इट इज़ टोटली थ्रू बसेस। बसेस तीन तरह की होती हैं, कंट्रोल बस, डाटा बस, एड्रेस बस। जो मेमोरी के एड्रेसेस मूव कर रहे होते हैं दोज आर बेसिकली मूविंग ऑन एड्रेस बस, और जो डाटा ट्रैवल कर रहा होता है दैट इज़ थ्रू डाटा बस, और जो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस ट्रैवल कर रही होती हैं वो कंट्रोल बस के थ्रू होती हैं। तो बेसिकली सिस्टम की तीन टाइप की बसेस होती हैं, उसके अलावा उन्हीं बसेस को यूज़ करते हुए एएलयू बाकी सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहा होता है। अगर इंटरनल सिस्टम की बात करें तो जो
इंटरनल सिस्टम है दैट बिलोंग्स टू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसके अंदर स्टेटस फ्लैग्स होते हैं, शिफ्टर्स होते हैं, कंप्लीमेंटर होते हैं, अरिथमेटिक एंड बुलियन लॉजिक होती है। ठीक है, तो ये सारे वो काम हैं जो हम काफ़ी डिटेल में पढ़ के आए हैं पीछे। जिस तरह स्टेटस फ्लैग है, ओवरफ्लो हो जाता है किसी इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट, या एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो भी पैरिटी बिट्स हैं वो सारी आपकी स्टेटस शो करवाने के लिए एज ए फ्लैग यूज़ हो रही होती हैं। शिफ्टर जो है राइट शिफ्ट, लेफ़्ट शिफ्ट, उस तरह की जो शिफ्टिंग कंट्रोल है उसके लिए आप शिफ्टर यूज़ करते हो। इसी तरह कंप्लीमेंट के ऑपरेशंस जितने भी हैं उनके लिए कंप्लीमेंटर यूज़ करते हो। बुलियन एक्सप्रेशंस के ऊपर जो लॉजिकल ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हैं वो सारे अरिथमेटिक एंड लॉजिक, बुलियन लॉजिक के थ्रू इस के अंदर कम्युनिकेट हो रहे होते हैं। तो ये सारे आपस में लिंक भी होते हैं विद इन द ALU, और ये आउटसाइड जो इंटरनल CPU बसेस हैं उनके साथ भी कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और फर्दर वो जो CPU की बसेस हैं वो कंट्रोल यूनिट से डाटा ले भी रही होती हैं, कंट्रोल यूनिट को डाटा प्रोवाइड भी कर रही होती हैं। इसी तरह ये जो इंटरनल CPU बसेस हैं ये डिफरेंट रजिस्टर्स के साथ भी कनेक्ट होती हैं, जहाँ से वो डाटा कैरी भी कर रही होती हैं और डाटा को राइट भी करवा रही होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। इसी तरह कुछ कंट्रोल पाथ्स होते हैं जो कि इस ट्रांसमिशन ऑफ डाटा को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनके लिए अलहदा से बसेस यूज़ होती हैं जिनको कंट्रोल बसेस कहते हैं। और कंट्रोल यूनिट फर्दर फिर आगे रजिस्टर्स के साथ भी कनेक्ट होता है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से डाटा बाई डायरेक्शनली मूव कर रहा है, और जितना भी डाटा है वो आप देखें कि हर साइड पे आपको बाई डायरेक्शनल एरोज नज़र आ रहे होंगे। इट मीन्स के डाटा इज़ coming from the device and device is also taking the data from other devices as well. तो सिंपल जो इंटरनल आर्किटेक्चर है वो इस डायग्राम से शो हो रहा है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए तो आप ये डायग्राम बना के दिखा सकते हैं कि जी ये इंटरनल डायग्राम है CPU की। इसके बाद CPU के अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होती है। बेसिकली उनके दो टाइप्स के आपके रजिस्टर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ यूज़र विजिबल रजिस्टर्स, सेकंड वन कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर्स। जो यूज़र विजिबल रजिस्टर्स होते हैं, दीज रजिस्टर्स इनेबल द मशीन ऑफ और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर टू मिनिमाइज द मेन मेमोरी रेफरेंस। मीन के ये यूज़र यूज़ करता है और जो भी यूज़र की इमीडिएट वैल्यूज़ उसने यूज़ करनी होती हैं वो सारी इन रजिस्टर्स में पड़ी होती हैं, ताकि वो उसको बार बार मेमोरी को रेफ़र ना करना पड़े, उसे मेमोरी के पास ना जाना पड़े। इट्स जस्ट लाइक कि हमने वो जो देखा था कि आप किसी कांस्टेंट की वैल्यू को यूज़ करना चाहते हो तो आप इंस्टेड ऑफ गिविंग एनी एड्रेस यू विल डायरेक्टली पुट योर कांस्टेंट वैल्यू एंड यू विल यूज़ दैट डायरेक्टली। ठीक है, तो जिस तरह पाई की वैल्यू थी 3.14, तो वो आप डायरेक्टली यूज़ कर लेते हो इंस्टेड ऑफ गिविंग एनी रेफरेंस ऑफ मेमोरी। आप उस कांस्टेंट को वहीं पे यूज़ कर लेते हो, इंस्ट्रक्शन के अंदर ही उसको पास करवा देते हो। इसी तरह जो कंट्रोल और स्टेटस रजिस्टर्स हैं इनके अंदर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस पड़ी होती हैं। फर्दर इसको अगर देखा जाए, दीज आर यूज्ड बाय द कंट्रोल यूनिट टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर एंड बाय privileged operating system programs to control the execution of programs। ठीक है, तो जितनी भी एग्जीक्यूशन है उसका कंट्रोल जो है वो इन रजिस्टर्स के पास होता है, इन्हीं रजिस्टर्स को यूज़ करके किया जाता है। अब जो यूज़र विजिबल रजिस्टर्स हैं वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं वो यहाँ पे ये कैटेगरीज मेंशन है। जनरल पर्पस रजिस्टर्स जो हैं कैन बी असाइंड टू अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस बाय द प्रोग्रामर। वो अपनी मर्ज़ी से प्रोग्रामर उन्हें किसी भी काम के लिए असाइन कर सकता है। इसी तरह डाटा रजिस्टर्स हैं, दीज आर यूज टू होल्ड डाटा परमानेंटली एंड कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन कैलकुलेशन ऑफ एन ऑपरेंड एड्रेस। ठीक है, किसी ऑपरेंड की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली आप इसके अंदर कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ भी स्टोर करवा सकते हैं। इसी तरह एड्रेस रजिस्टर है, दीज रजिस्टर्स आर जनरल पर्पस रजिस्टर्स जिनके अंदर आप पर्टिकुलर एड्रेसिंग मोड आप यूज़ करते हुए डाटा को स्टोर करवाते हो। फॉर एग्जांपल सेगमेंट पॉइंटर्स, इंडेक्स रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर्स, जो भी हमने रजिस्टर पढ़े थे लास्ट क्लास में, एड्रेसिंग मोड्स जो हमने डिस्कस किए थे उनमें से किसी भी एड्रेसिंग मोड को यूज़ करते हुए आप इन एड्रेसेस को यूज़ कर सकते हो। सेकेंड वन इज, लास्ट वन इज़ कंडीशन कोड्स। these refers to flags bits set by the processor hardware as the result of operations। मीन के फ़र्ज़ करें अगर आपका कोई ऑपरेशन हो रहा है और उस ऑपरेशन के रिज़ल्ट में कोई ओवरफ्लो हो गया
तो these registers condition codes are used to store those flags जो इंडिकेट करें कि ओवरफ्लो हो गया या पैरिटी बिट ये है या साइंड बिट ये है। इस तरह की नोटेशंस के लिए आप इन रजिस्टर्स को यूज़ करते हो। फर्दर अगर बात की जाए सेकंड टाइप की कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर्स, तो इनमें प्रोग्राम काउंटर्स हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR भी कहते हैं इनको, MBR मेमोरी बफर रजिस्टर्स हैं। तो ये सारी इनकी डिटेल्स गिवन है कि प्रोग्राम काउंटर काउंट्स कंटेन्स द एड्रेस ऑफ एन इंस्ट्रक्शन टू बी फैच्ड। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपने फैच करनी है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में पड़ा होता है। कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन मोस्ट रिसेंटली फैच्ड मीन्स के जो इंस्ट्रक्शन फैच हो चुकी है उसका एड्रेस इसमें पड़ा होता है। मेमोरी एड्रेस बफर मीन्स कंटेन्स द एड्रेस ऑफ लोकेशन इन मेमोरी, किसी भी मेमोरी की लोकेशन का जो एड्रेस है वो इसके अंदर पड़ा होता है। मेमोरी बफर रजिस्टर कंटेन्स अ वर्ड ऑफ डाटा टू बी रिटन टू द मेमोरी, जो आपने मेमोरी में राइट करवाना है या फिर जो मोस्ट रिसेंटली रीड किया है वो डाटा आपका MBR में पड़ा होता है। फर्दर जो रजिस्टर्स हैं वो इस इन टेबल्स से आपको डिस्क्राइब हो रहे हैं, उनकी फील्ड्स भी शो करवाई हुई हैं, फील्ड्स की इंडेक्सिंग भी की हुई है। जिस तरह डाटा रजिस्टर है तो इसकी फील्ड्स को D0, D1, D2 प्रोग्रामिंग जब आप असेंबली में करते हैं तो इसी तरीके से इन रजिस्टर्स को आप यूज़ कर रहे होते हैं इंस्ट्रक्शंस के अंदर। इसी तरह एड्रेस रजिस्टर्स जो हैं A0, A1, A2 अप टू A7, ठीक है। अकोमलेटर रजिस्टर AX से शो करते हैं, बेस रजिस्टर BX से, कंट्रोल रजिस्टर CX से, डाटा रजिस्टर DX से। इसी तरह स्टैक के जो रजिस्टर्स हैं या पॉइंटर इंडेक्स के जो रजिस्टर्स हैं उनको आप SP, BP, SI, DI इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेगमेंट के जो रजिस्टर्स हैं, कोड रजिस्टर इज CS, डाटा रजिस्टर DS, स्टैक रजिस्टर इज SS, एक्सट्रैक्ट रजिस्टर इज ES। और फर्दर जो प्रोग्राम स्टेटस को शो करवाते हैं या फ्लैग्स के लिए जो यूज़ होते हैं, फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं या इंस्ट्रक्शन पॉइंटर्स होते हैं। इसी तरह फिर फर्दर जो कुछ जनरल पर्पज रजिस्टर्स हैं जिस तरह AX, BX, CX, DX है, SP, BP, SI, DI। प्रोग्राम स्टेटस को शो करवाने के लिए फ्लैग रजिस्टर्स और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर्स यूज़ होते हैं। अगर आप देखें कि MC6800 जो आपका इंस्ट्रक्शन सेट है उसके अंदर ये रजिस्टर्स होते हैं, 80, 86 के अंदर ये होते हैं, 83, 86 पेंटियम 4 के अंदर ये होते हैं। उसके बाद वाले जो हैं वो भी डिफरेंट रजिस्टर्स यूज़ करते हैं प्रोसेसर्स, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपको मिल गई। इसके बाद फिर CPU के अंदर जो इंस्ट्रक्शन रन हो रही होती है ये हम काफ़ी डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं कि 3 स्टेजेस होती हैं, इंस्ट्रक्शन फैच होती है, एग्जीक्यूट होती है और इंटरप्रेट होती है, इंटरप्ट होती है, ठीक है। मतलब आपने इंस्ट्रक्शन फैच की, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की, या फिर उसके एक इंस्ट्रक्शन आपकी चल रही है तो उसको आपने इंटरप्ट दे के आप किसी एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को जिसकी प्रायोरिटी हाई है उसको रन करना चाहो तो आप इंटरप्ट देते हो, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल यही होता है। इसकी फर्दर जो हमने इंस्ट्रक्शन साइकिल की डायग्राम थी ये पहले भी डिस्कस की थी कि इंस्ट्रक्शन जैसे ही फैच होती है साथ ही इनडायरेक्ट होती है, ठीक है। इनडायरेक्ट का मतलब है कि हो सकता है कि इंस्ट्रक्शन के फर्दर कोई रिक्वायर्ड हो, आपको कोई डाटा रिक्वायर्ड हो, कोई ऑपरेंड रिक्वायर्ड हो, कोई एड्रेस रिक्वायर्ड हो, उस केस में आप इनडायरेक्ट करते हो उसको। और फैच करते हो मींस के वो इंस्ट्रक्शन किसी और पर्पस के लिए डायरेक्ट कर देते हो आप। हो सकता है कि CPU किसी एक स्पेसिफिक डिवाइस से उसको ऑपरेट करवाना चाहे तो वो उसको उस डिवाइस की तरफ इनडायरेक्ट कर देता है, ठीक है। तो इसी तरह फैच अगर कर लेते हैं आप, उसके बाद फिर एग्जीक्यूट करते हैं, फिर फैच करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं। और इसके बाद जैसे ही वो फैच होती है, एग्जीक्यूट होती है, तो आप अगर कोई इंटरप्ट आ जाती है बीच में तो इंटरप्ट देते हो और फिर दोबारा से जो इंटरप्शन है उस हिसाब से आप नई इंस्ट्रक्शन को फैच करते हो, फिर उसको एग्जीक्यूट करवा देते हो। तो ये साइकिल इसका चलता रहता है। ये जो स्टेट डायग्राम है ये हमने पहले भी पढ़ी है। इंस्ट्रक्शन फैच होती है, उसके बाद फिर आप डिकोड करते हो उसको, डिकोड करने के बाद ऑपरेंड्स के एड्रेस कैलकुलेट करते हो, फिर ऑपरेंड्स को फैच करते हो, अगर मल्टीपल हो तो बार बार फैच करते हो। उसके बाद फिर डाटा के ऊपर ऑपरेट करते हो, ऑपरेट करने के बाद फिर आप एड्रेस कैलकुलेट करते हो जहाँ पे उसको आपने राइट अप करवाना है।
उसके बाद फिर जैसे ही वो आपको ऑपरेंड का एड्रेस मिलता है उसको आप राइट अप करवा देते हो। फिर इंटरप्ट चेक करते हो, अगर कोई इंटरप्ट आए तो इंटरप्ट की तरफ चले जाते हैं। अगर कोई इंटरप्ट नहीं है तो आप डायरेक्टली फिर दोबारा से ऑपरेंड का एड्रेस कैलकुलेट करते हो, या फिर अगर एड्रेस कैलकुलेशन नहीं है फर्दर तो फिर आप डायरेक्टली एग्जीक्यूशन नई इंस्ट्रक्शन की तरफ चले जाते हो और नया एड्रेस फैच करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो ये साइकिल जो है, ये स्टेट डायग्राम जो है, ये इसकी इसी तरह रन होती रहती है और सीपीयू आपका फंक्शन करता रहता है। इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन इन सीपीयू इज़ जस्ट लाइक अ पाइपलाइनिंग स्ट्रेटजी, जिसमें आप पहले जैसे असेंबली होती है, गाड़ी आपने बनानी है तो गाड़ी में सबसे पहले आप क्या करते हो, उसका ढांचा जो है उसको बनाते हो एक असेंबली पॉइंट पे। फिर उसके बाद उसके ऊपर आपने कलर करना है तो अगले स्टेप पे उस पर कलर करते हो, उससे अगले स्टेप में उसकी लाइट्स लगाते हो, उसके अगले स्टेप में उसका इंजन फिट करते हो, उसके अगले स्टेप में उसकी जो भी सीट्स वगैरह हैं उनको फिटिंग करते हैं, उससे अगले स्टेप में फिर आप उनको जिस तरह से कोई टायर्स वगैरह हैं या जो भी चीज़ें रहती हैं वो स्टेप वाइज आप असेंबली लाइन के ऊपर असेंबल कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से एग्जीक्यूशन जो हो रही होती है वो भी इसी तरह से होती है सीपीयू के अंदर। वो इस तरह से है, ये डायग्राम आपको बताएगी कि फ़र्ज़ करें अगर आप टोटल असेंबली लाइन पे एक ही गाड़ी चला रहे हैं तो अगर गाड़ी फर्स्ट स्टेप पे है तो बाकी सारे फ्री खड़े होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप मल्टीपल गाड़ियों को पैरेलल में चला रहे होंगे तो उस केस में गाड़ी फर्स्ट स्टेप से जैसे ही सेकंड पे आएगी उतनी देर में फर्स्ट गाड़ी जो है वो अपनी सेकंड स्टेज पे जा चुकी होगी। ठीक है, फिर इससे मैक्सिमम लोगों को आप बिज़ी रख सकते हो, मैक्सिमम असेंबली पॉइंट्स आपके फंक्शनल होंगे। लेकिन अगर एक ही गाड़ी आपने करनी है और सारे बाकी वेट करते रहें और वो एक स्टेज पे खड़ी रहे तो उस हिसाब से आपकी जो सिस्टम है वो एफिशिएंट नहीं होगा और फंक्शनल नहीं होगा सही तरीके से। इसीलिए आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को मल्टीपल स्टेजेस पे रन करवा रहे होते हो और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन आगे जाती जाती है वैसे वैसे नई इंस्ट्रक्शंस आती जाती हैं सिस्टम के अंदर और उन सिस्टम्स को आप ऑपरेट करते हो। फैच इंस्ट्रक्शन, डिकोड इंस्ट्रक्शन, इस तरीके से ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपकी बारी बारी रन होती रहती हैं। अब अगर बात करें हम टू स्टेज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन की तो उस केस में दो व्यूज़ आते हैं। सिंप्लीफाइड व्यू कि आपने इंस्ट्रक्शन ली, फैच की, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया और रिज़ल्ट दे दिया। ठीक है, दूसरा केस ये है कि इंस्ट्रक्शन आपने फैच की, फैच करने के बाद अगर तो आपकी वो एग्जीक्यूटेबल है उसको एग्जीक्यूट कर दें, अदरवाइज़ उसको डिस्कार्ड कर दें, या फिर जब डिस्कार्ड कर दें तो फिर नई इंस्ट्रक्शन का वेट करते रहें। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन को आगे अगर तो वो डिस्कार्ड नहीं की और इंस्ट्रक्शन आपने रन करवानी है तो फिर एग्जीक्यूट करें, एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा से फिर वेट करें कि अगर उसका कोई फर्दर कोई ऑपरेंड या एड्रेस कैलकुलेट होने वाला है तो वो आप यहाँ से ले लें, और अगर वो एग्जीक्यूट हो गया है तो आप उस एड्रेस को पीछे फीडबैक करके यहाँ पे एड्रेस को अपडेट कर दें और जो रिज़ल्ट है वो राइट करवा दें। तो एक्सपेंडेड व्यू इसका ये होगा और जो सिंप्लीफाइड व्यू है वो कुछ ऊपर वाली फिगर आपकी होगी। अब जो किसी भी इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन है उसमें 6 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज क्या है? पहली स्टेज है फैच इंस्ट्रक्शन FI, दूसरी स्टेज डिकोड इंस्ट्रक्शन, तीसरी स्टेज है कैलकुलेट ऑपरेंड्स। उसके बाद अगर अनकंडीशनल ब्रांच आती है आपकी तो उस केस में आप प्रोग्राम काउंटर को अपडेट कर देते हो, एम्प्टी पाइपलाइन करते हो और वापस फिर फैच इंस्ट्रक्शन पे चले जाते हो। लेकिन अगर कंडीशनल है आपकी ब्रांच तो उस केस में आप फैच ऑपरेंड करते हो। ठीक है, और फैच ऑपरेंड करने के बाद एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन करते हो और फिर उसके रिजल्ट्स को राइट करवा देते हो। तो 6 स्टेजेस कौन सी हैं? 1 2 3, बाय चेकिंग दिस कंडीशन 4 5 6 एंड देन फाइनली ब्रांच और इंटरप्ट आ गया तो ठीक है, आप प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करो, अगर नहीं आया तो फिर दोबारा से आप वापस फैच इंस्ट्रक्शन कर दो। तो ये 6 स्टेज इम्प्लीमेंटेशन है आपकी पाइपलाइनिंग की ऑफ CPU इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। x86 जो है ये हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, x86 और ARM को। तो यहाँ पे जो रजिस्टर्स आपके होते हैं उन रजिस्टर्स की डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। जनरल, सेगमेंट, ई फ्लैग्स, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, तो ये सारी 64 बिट के लिए, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट के लिए ये हैं। तो ये सारा आपको गिवन है और इनके आगे फर्दर डिटेल्स भी गिवन है।
दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। तो प्रोसेसर के हवाले से हमने जितना भी था वो सारा डिटेल में पढ़ा। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे।